देवभूमि के निवासी हैं तो देवियों और देवताओं एक शब्द आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। हमारे देश के बड़े ही विवेकवान लोगों ने ये संस्था बनाई और निस्वार्थ भाव से बनाई, केवल प्रेम के वशीभूत होकर के बनाई। वो बधाई के पात्र हैं और हम सबका आप सबका उनको आगे भी निरंतर सहयोग मिलेगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और यहाँ पर गांधी प्रतिष्ठान, शांति प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम को रखा गया, ये और भी सुखद पहलू है। अमेरिका आप जानते हैं सबसे ताकतवर देश है और वहाँ एक बड़ी घटना घटित हुई कि एक अश्वेत काला आदमी उस व्हाइट हाउस में उसने प्रवेश किया। तो वो जब भारत आए, अर्थात बैरक ओबामा, तो उनसे लोगों ने पूछा दुनिया के इतिहास में आपका रोल मॉडल कौन है, सबसे पसंदीदा आदमी कौन है आपका? उन्होंने कहा मेरे सबसे पसंदीदा आदमी महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के इस प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का होना आयोजकों के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। खुशी की बात है। गांधी से हम आसानी से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि गांधी जी न तो लंबे चौड़े इंसान थे, न बहुत डिग्रीधारी इंसान थे, न बहुत खूबसूरत हैंडसम आदमी थे। एक 5 फीट 5 इंच का सामान्य सांवले वर्ण का आदमी, उसने पूरे विश्व में नाम कमाया। विश्व के जो प्रमुख नगर हैं वहां गांधी जी की मूर्तियां लगी हैं और उस आदमी ने ये सब कुछ जो पाया वो अपनी बहुत बड़ा दिमाग हो उनके पास, आइंस्टाइन जैसा या और लोगों जैसा ऐसा भी नहीं था। एक सामान्य व्यक्तित्व आदमी केवल अपने चरित्र के बल पर पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से लोगों की लौकिक ही नहीं अलौकिक प्रगति होती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। उन्होंने एक आजादी की बात नहीं कही, उन्होंने हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये भी बताया। और बताया ही नहीं, उसको प्रैक्टिकली समझाया। शराब की बात अभी कर रहे थे माननीय बिस्तर जी, मोहन सिंह बिस्तर जी की वो लड़की बेच रही है, मतलब है ना। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, महिलाओं का सबसे अधिक सहयोग उन्हें मिला। तो एक आदमी था, साधु प्रवृत्ति का था, ब्रह्मचारी था, वो अपने वन की ओर, अपने तीर्थ यात्रा की ओर जा रहा था। रास्ते में उसको एक उदंड आदमी मिल गया, नंगा जिसको कहते हैं हम लोग। उस नंगे आदमी के पास 3 चीजें थी, एक था बकरी का बच्चा और एक थी कन्या और एक थी शराब की बोतल। तो उसने उस ब्रह्मचारी से कहा, देखो भाई तुम मुझे जानते हो, मैं तो गुंडा हूँ, दाता हूँ, नंगा हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं सकता है। तुमको इन 3 चीजों में से एक चीज चुननी होगी, या तो तुम इस कन्या से शादी कर लो, या फिर इस बकरी के बच्चे की गर्दन उड़ा दो, या इस दारू की बोतल को पी जाओ।
तब वो आदमी का ब्रह्मचारी जो था अपने पशु पे सो पड़ गया। उसने सोचा अगर मैं शादी करता हूँ तब तो फिर वो बेकार हो गया मेरा ब्रह्मचर्य और आगे ब्रह्मचारी का जो मेरा जीवन है। और जो अगर बकरी के बच्चे की जान लेता हूँ ये तो निर्दोष बच्चा है, इससे मेरा क्या बिगाड़ा है। तो उसने सोचा कि जो शराब की बोतल है ये इसको पी लेना ही आसान है। तो उसने वो पूरी बोतल है शराब की पी ली। शराब की बोतल पीने के बाद न तो उस बकरी के बच्चे की गर्दन बची और न वो लड़की अविवाहित रही। उस लड़की को भी उसने साथ ले लिया क्योंकि अब शराब काम कर रही थी, शराब की बोतल काम कर रही थी। तो उस आदमी में सभी जो उसका मार्ग था उस मार्ग से वो भटक गया। तो शराब जो है उसकी वजह से तमाम अन्य बुराइयों का आना बड़ा स्वाभाविक है। और इसलिए शराब खुद अंदर से आदमी सोचे कि मुझे नहीं पीनी चाहिए, तो और जो जिसके लिए हम पर्वत के भाई बहन बदनाम होते रहते हैं, तो हम एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ पाएंगे। और हमारे उत्तराखंड ने बहुत विभूतियां दी हैं। भारत रत्न गोविंद पंत के और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जैसे विद्वान थे, नायक तिवारी जी, हेमंत नंदन बहुगुणा, बचेंद्री पाल जैसे बहुत, और वर्तमान समय में आप देख लीजिए महेंद्र सिंह धोनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। तो ये लोग हमें एक प्रेरणा देते हैं, दिशा देते हैं। पहाड़ का आदमी कहीं भी जाए उन लोगों को लगना चाहिए कि बहुत अच्छा आदमी है, ये तो हीरा है। ऐसी धारणा आपकी बनेगी आपके बारे में। केवल आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक वो क्या कहते हैं बकरे को काट ही डालें, खा लें उसको। आपको तो वो एक सामान्य घटना लगी, भोजन है, खा लिया, लेकिन उसके जो आगे परिणाम है, वो जो संस्कार आपका बच्चा ले रहा है उस घटना से, उस मुर्गे को काटने से तो संस्कार ले रहा है, उसका अंतिम छोर क्या है? अंतिम छोर है विश्व युद्ध। अगर उस बच्चे के मन में ये डाल दिया जाता है कि मुर्गा जो है इसमें भी वही भगवान है जो तेरे अंदर है, तो बच्चा कभी उस मुर्गे को नहीं काटेगा। यूरोप के लोग खाते हैं, मांसाहारी है, और जो विश्व युद्ध शुरू हुए वे सब यूरोप से शुरू हुए। पहला विश्व युद्ध 5 साल चला, लाखों लोग मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध लाखों लोग मारे गए, यूरोप में चला। और अभी यूक्रेन रूस के बीच चल रहा है, 1 साल पूरा हो गया। निर्दोष महिलाएं, बच्चे, सामान्य नागरिक भी मारे जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और घर से बेघर हो गए हैं। वो सिर्फ वो संस्कार की बात है जो महात्मा गांधी को उनकी मां ने दिए थे। इंग्लैंड जाने से पहले कहा था, बेटे इंग्लैंड जा रहे हो, बहुत ठंडा प्रदेश है, सुना है वहां का खान पान तो दूसरा ही है, तुम वहां 3 बातें मेरी याद रखना, कभी मीट मत खाना, कभी शराब मत पीना, और जब वहां लड़कियां डांस वांस करती हैं सुना बार में, तुम उसमें भी मत जाना। और गांधी जी ने उस ठंड में, उस कठिन परिवेश में अपनी मां को दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन किया। तो हमारे पहाड़ के लोग भी एक महान नागरिक बनेंगे तो देवभूमि वास्तव में देवताओं की भूमि, देवियों की भूमि कहलाएगी। और पुनः इसी निवेदन के साथ
आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। उन्होंने कई अपने जो है अनुभव बताए, और इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय और विख्यात साहित्यकार, प्रतिष्ठित कई अवार्ड ले चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी जुबान से हमें बताएं, और ये हमारा सौभाग्य हमारे बीच में जोर से एक बार ताली हो जाए। हमारे पास में अनिल भाई, और हमारा सौभाग्य है आपका स्वागत। धन्यवाद राव साहब। मंच पर उपस्थित आदरणीय मोहन सिंह मिल जी, संस्था के अध्यक्ष, आदरणीय प्रोफेसर नेगी साहब, मेरे सामने भाई बेसरी मनराज जी और भाई मोहम्मद कमर, वीरेंद्र मंगारी जी, और हमारे पहाड़ के इंसाइक्लोपीडिया, जिसको कहता हूँ हमारे पहाड़ के इंसाइक्लोपीडिया, जो पूरे पहाड़ को समझते हैं, वहाँ की हवा, वहाँ के पानी की तासीर, तमाम चीज़ों को समझते हैं भाई चारू तिवारी जी, और जो पत्रकार हैं, और उपस्थित सब मित्रों और दिव्य और सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली आ गई है, और हम लोग तो पिछले 4-5 हफ्ते से होली मनाने में ही लगे हैं। रात को 11-12 बज जा रहे हैं, तब तक घर पहुँच रहे हैं। तो अब होली भी नज़दीक है और एक रंग चढ़ेगा। मैं इस संस्था की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि नया दौर है, तो हमें एक नया रंग भी चढ़ना चाहिए। आदरणीय जोधा सिंह रावत जी का जो काम है, एक दिन के अचानक मेरे ऑफिस आ गए थे और मुलाकात हुई, और धीरे धीरे इनकी आत्मीयता ने मुझे इस कदर अपने से जोड़ लिया कि आए दिन मुझे इनको फोन कर देता हूँ कि राव साहब आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और पता ये चलता है कि ये पहाड़ पर हैं और बड़े कर्मठ तरीके से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इस उम्र में भी पहाड़ को लेकर चिंता जताना, काम करना, लगातार काम करना, कभी अल्मोड़ा भाग रहे, कभी देहरादून भाग रहे, कभी दिल्ली आ रहे, ये सचमुच में हम इनकी उम्र में पहुंचेंगे तो शायद इतना नहीं कर पाएंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको लंबी आयु दे और इसी तरह जुझारूपन से काम करते रहे। अब बात मुद्दे की, उत्तराखंड के बारे में हम बाद में करेंगे, पहले क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जहाँ से हम लोग आते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने लोग हम बैठे हैं सब एक ही क्षेत्र के हैं, कोई दूर का या बाहर का नहीं है। आप मानिला मंदिर पर खड़े हो जाइए और चारों तरफ आप देखेंगे, वहां से नजर, मानिला एक ऐसी जगह है जहां से आप चारों तरफ नजर दौड़ा सकते हैं। भद्रौंस खान से लेकर जौरासी रेंज तक और सल्ट या गढ़वाल की जो हमारे सल्ट से लगी हुई जो पहाड़ियां हैं, वहां से लेकर दूनागिरी तक नजर मानिला से जाती है। तो मैं आपको एक निश्चित तौर पर बात कर रहा हूँ कि जितना मेरा अनुभव रहा है दुनिया को देखने का, इधर से उधर जाने का, सबसे उपेक्षित और पिछड़ा क्षेत्र हमारा लगता है। दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, काफी काम वहाँ हो रहे हैं, नए नए विकास हो रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हम उस पर अब सोचने लगे हैं कि जब दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। और इस तरह की जो चिंताएं हैं आदरणीय जोधा सिंह रावत जी और इनकी टीम जो कर रही है, सचमुच के लिए प्रशंसनीय है। इन्हें जितना सहयोग हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि करें कैसे। हमारे क्षेत्र में न कोई तो बड़ा राजनीतिक है जिसके बगैर आजकल कोई पत्ता नहीं हिलता, न कोई शिक्षा शास्त्री है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, कोई ऐसा बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, कोई बड़ा राजनीतिक नहीं है। एक उम्मीद हम हरिचंद सिंह रावत जी से करते थे कि अपने क्षेत्र के हैं और बहुत कुछ
उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना एक वहां का नागरिक होने का इतना दर्द जरूर होता है कि यदि वो वहां पर थे, एक उच्च पद पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री में रहे, हमारे क्षेत्र की तरफ थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज हम इस तरह की कोशिश नहीं करते। हमारे लिए एक नया विजन होता, नई तरह के दृष्टिकोण होते, नई चीजों को हम अपनी तरह से समझते, नई योजनाएं हमारे यहाँ आती। और आज हम जैसे अभी उन्होंने कहा कि वहां शराब की लाइन पर महिला खड़ी थी, शराब की लाइन पर खड़ा होना गलत बात नहीं है, परिस्थितियां बदल रही है। जब तक आप परिस्थितियों को नहीं समझेंगे तो किसी पर दोष देना ठीक नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम में जागरूकता कहाँ है? हम तो सोच ही नहीं रहे। हम पहाड़ से निकले हैं, अब 40 साल मुझे पहाड़ से छूटे हो गया और आज मैं रोना रो कि मेरे कुलीन में कुछ नहीं हो रहा, तो ये मेरे लिए बड़ा सोचनीय सपना है। पहाड़ की स्थितियां बहुत विकट है। जिस रूप में हम पहाड़ को देख रहे हैं, मैं लगातार अपने बातचीत में, लोगों से इंटरव्यूज में ये बात जरूर कहता हूँ कि पहाड़ को जिस खूबसूरती के साथ हम देखते हैं, पहाड़ से खूबसूरत है नहीं। एक दो दिन के लिए पहाड़ बहुत ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद तीसरे दिन या चौथा दिन हो जाएगा तो आपका भी मन उठ जाएगा वहां से। उसके कारण है, वजह है। वजह यह है कि जो संसाधन हमारे पास होने चाहिए, जो जीवन को जीने के तरीके वहां पर होने चाहिए, उससे हम बिल्कुल उपेक्षित हैं। पहाड़ खाली हो गया, ये हमारी चिंता है, आपकी भी है, मेरी भी चिंता है। मैं तो लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ और लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और यही कहता हूँ। यदि उत्तराखंड के जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा जिले का जो हमारा सल्ट का क्षेत्र है या रानीखेत का जो क्षेत्र है, पूरा रानीखेत क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा वहां से लोगों का पलायन हो चुका है। हमारे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। आदरणीय बंगाली जी हैं, ये यहाँ सर्विस करते हैं, अच्छे उस पर सीनियर पोस्ट पर है। इनकी मम्मी वहाँ जैसे बताया गया वहाँ की प्रधान रही है। सचमुच में वहाँ करने को बहुत कुछ है, इनकी मम्मी से हमें सीखना चाहिए। बठिंडा गांव के हैं, बहुत कुछ सीखने को है। उन्होंने एक अनपढ़ महिला ने उस गांव को में चमत्कृत कर दिया, क्या कुछ नहीं कर रही है। तो मैं यही बात कहता हूँ कि पहाड़ में करने के लिए बहुत कुछ है। हमने इसी नजरिए से मानीला में 2018 और 2019 में मानीला महोत्सव किया था, जो हमारे क्षेत्र का सबसे पहला काम था। 38 ग्राम सभाओं ने हमें उसमें सहयोग किया था, बड़ा नगाड़े वगाड़े लेके वहां आए। लेकिन दुर्भाग्य, जो वादे मैंने किए थे, मैंने वहां पर कहा था कि अगले साल से मैं मानीला इंटर कॉलेज में, वरेला इंटर कॉलेज, कैसन इंटर कॉलेज, नौला इंटर कॉलेज, जो तमाम हमारे 8-10 इंटर कॉलेज हैं, उनके बच्चों को वहां पर प्रशिक्षण दूंगा, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। उनको प्रशिक्षण, हमारे यहाँ बच्चों में जो ऊर्जा है ना, वो बहुत गजब की। रॉ मेटेरियल हमारे यहाँ बहुत है। बच्चे को आप जिस रूप में ढालना चाहेंगे वो ढाल सकते हैं, लेकिन कमी ये है कि जब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ तो मुझे सहयोग नहीं मिलता। सहयोग नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा? तो ये सहयोग की जो भावना हमारे यहाँ है, उसका हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। वो ऐसी संस्था कर सकती है और जोधा सिंह रावत जी से व्यक्ति उनकी टीम जैसी कर सकती है। और वीरेंद्र जी तो कर ही रहे, इनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत। चालू तिवारी है, लगातार किसी भी मंच पर, मैं इतने सालों से 40-42 साल से दिल्ली में देख रहा हूँ और इनके साथ बहुत करीबी हो रहा है, लेकिन पहाड़ को जो चिंताएं इनके अंदर भरी हुई है, आप इनको सुनिए, ये व्यक्ति क्यों ऐसा कहता है? इनकी पीड़ा है, इनकी वेदना है, इनको नहीं तो क्या जरूरत है पहाड़ के बारे में सोचने। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। सरकार लगातार हमें ये प्रोत्साहन देती है कि हम आपके पहाड़ के लिए कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि पहाड़ के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है इस पर हम बातचीत न करें। मैं इसका एक अनुभव आपको देता हूँ। हमारे क्षेत्र में बिजली आई थी 1972 में, याद है बंगाली जी, आपको याद होगा। और मेरा गांव कुन्हिल है और सल्ट में 4 पट्टी सल्ट, 2 पट्टी नया और कंगलासों में बड़ा प्रसिद्ध गांव है। हमारे गांव के लगभग हर गांव के बारे में हर कोई जानता है। सांस्कृतिक रूप से बहुत पहले ही समृद्ध रहा, लेकिन आज उस गांव में जो 150 परिवारों का गांव था, आज मेरे ख्याल से वहाँ 35 या 40 लोग से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ गए वो सब? मेरे जैसे ही तो है, सब वहाँ से चले गए। मैंने उस गांव में बिजली की बात की, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ और हमारी योजनाओं के बारे में और किस तरह हम सोचते हैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कोई उस तरह का वो बात नहीं करता। 1972 में पहली बार बिजली आई तो हमारा बरकिंगा गांव सबसे पहले बिजली में रोशनी हुई और धीरे धीरे हुआ। बाद में मैंने देखा कि हमारे गांव में बिजली के खंभे तो पड़े हुए हैं और बिजली नहीं आ रही है। अल्मोड़ा गया, तब मैं 11वीं-12वीं में पढ़ रहा था, तो अल्मोड़ा गया तो पता चला कि मेरे गांव में बिजली जल रही है, 16 बल्ब वहाँ जल रहे। और उसी समय मैंने शक्ति अखबार में रिपोर्ट लिखी थी और कहा था कि मेरे गांव में बिजली का अभी खंभे नहीं पहुंचे और वहाँ 16 बल्ब जल रही रिकॉर्ड में। हंगामा हुआ था। उसके बाद तत्काल कार्रवाई हुई। जो सड़े गले जो गल गए थे, 10 साल हो गए थे जिन बिजली के बल्बों में वो खंभों को, वो फिर नए सिरे से जीवंत हो गया और उन्हें में रोशनी हुई। ये आपकी सरकार की व्यवस्था। दूसरा उदाहरण तो तत्काल मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो खेत हर जोतते थे दीवान सिंह जी बेचारे, बुजुर्ग थे, वो हर जोतते काम करना। उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उनकी पेशाब की उनको प्रॉब्लम हो गई। उनको कुन्हिल से उठा के, सड़क तो वहाँ थी नहीं, कुन्हिल से उठा के जैनल पर ले गए। जैनल तो आपने सभी ने देखा है, जैनल पर ले गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि इससे अच्छा तो मुझे मौत ले जाती, तुम मुझे रानीखेत मत ले जाओ, क्योंकि उनकी पेशाब बंद हो चुकी थी। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सड़क के लिए इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, मैंने और जाधव सिंह ने कुन्हिल में सड़क नहीं आनी। तो उसका खामियाजा क्या हुआ कि उनको डोरी में उठा के कुन्हिल से जैनल ले जाना था, वहां से रानीखेत ले जाना। ये कुछ लोगों की, हम लोगों की मानसिकता की बात मैं कह रहा हूँ। लेटेस्ट जो एक खबर मैं और आपको बता देता हूँ कि हम विकास पर कहाँ पर है। मैं जो अभी आपको कह रहा था सबसे पिछड़ा इलाका है, मैं कुन्हिल का ही उदाहरण दे रहा हूँ। कुन्हिल में गहना खाल से तुलगुधानी 17.5 किलोमीटर सड़क की परियोजना बन गई। मैं कुन्हिल गया, कुन्हिल वालों ने मुझसे कहा कि यार आप तो शहर में रह रहे हो, हमारी तरफ देखते नहीं हो, यहाँ सड़क का कर दो। मैंने कहा अप्लाई कुछ किया था? उन्होंने कहा हाँ किया था। तो एक पत्र जो है हमारे धनी जी ने मुझे बता दिया, तो मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें 17.5 किलोमीटर सड़क की योजना बनी हुई थी। मेरी मिसिज है, ये सीएजी में थी, वहाँ पर सर्विस गवर्नमेंट में, सीएजी ऑफ इंडिया में। मैंने इनको कहा, मैंने कहा अकाउंट्स की बात तो मैं जानता नहीं, ये जो पढ़ा है क्या ये सरकारी ऑर्डर है? तो ये मेरे सामने मौजूद है। मैंने कहा हाँ, ये क्योंकि इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है तो ये सरकारी ऑर्डर है और आज यहाँ सड़क पास है, ठीक है। मैंने उसके बाद आरटीआई लगाई। कोई भी डिपार्टमेंट उत्तराखंड का नहीं था जहां से मैंने आरटीआई से मालूम न किया कि क्या कुन्हिल से तुलगुधानी की कोई सड़क बनी है, कोई योजना है। तो सब ने एक सिरे से नकार दिया कि यहाँ कोई सड़क नहीं। मेरे पास सारे दस्तावेज रखे हुए थे। उसके बाद मैंने सारे जितने पत्र आए थे, जवाब आए थे आरटीआई से, वो लगा के जो ऑर्डर की कॉपी थी वो लगा के मुख्यमंत्री को भेज दिया। आप यकीन करेंगे 1 महीने में कुन्हिल गहना खाल से कुन्हिल का 5.5 किलोमीटर की सड़क सर्वे भी हो गया, बुलडोजर भी चल गया और सड़क भी बन गई। ये है सरकार का प्राप्त तरीका। और आज 10 साल हो गए उस सड़क को बने हुए। अपने बचपन से जिसके मैंने कान बनोड़े, जिस एमएलए के हम पहाड़गंज में साथ रहते थे, अभी मैं मिला भी उसको नवंबर में। मैंने कहा दोस्तों वहाँ का इतनी बार मैं कह चुका हूँ,
इसका डामरीकरण तो कर दो। 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री वहां आए थे, वो पसलन मेरा नाम लेके घोषित भी कर दी थी कुन्ही का सड़क का डामरीकरण होना है। तो महाराज आपकी सरकार ने तो आज तक नहीं किया। ये डामरीकरण अभी 10-12 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। ये आपकी सरकार का काम करने का तरीका है। तो ये तो कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं मां भी दूध नहीं देती। तो जिस तरह की योजनाएं हम बनाएंगे उन्हें हमें रोना तो पड़ेगा। रोना हमारी पीढ़ी तक है। हम अपने बच्चों के लिए ये रास्ता खोल देंगे, सारी चीजें तैयार कर देंगे, तो हमारे बच्चे कभी नहीं रोएंगे। क्यों? इसका भी है कि जो मुझसे बड़ी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी थी, मेरे पिताजी की पीढ़ी, अब आप लोग पीढ़ी में आते हैं, इन लोगों ने संघर्ष किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ आए, यहाँ जिस तरह की नौकरी मिली, जिस तरह का काम किया, स्वाभिमान के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी चिंता में हमेशा उनका गांव, उनका पहाड़ बसा रहा और उन्होंने अपने पहाड़ के लिए किया। हम उनके इस काम से उऋण नहीं हो सकते। मेरी पीढ़ी जब आई, हमने संघर्ष थोड़ा किया है, उस रूप में संघर्ष नहीं किया, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने के साधन मिल चुके थे। झिमार में स्कूल खुल गया, नौला में खुल गया, मानेला में इंटर कॉलेज खुल गया, तमाम हमें सुविधाएं मिल गई। लेकिन कुन्हील से मानेला सुबह 4 बजे जाने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग, वो कष्ट अलग है। लेकिन हमें साधन हमें मिल रहे थे, जुट रहे थे। लेकिन आज क्या है? आज तो पहाड़ों पर, गाँव में कोई है ही नहीं। आपके इंटर कॉलेज सारे मंजर पड़ चुके, खाली हो चुके, बाग आ गए। तो कुल मिलाकर मैं यही बात कर रहा हूँ, पहाड़ को यदि हमें बचाना है, अपने क्षेत्र को बचाना है, तो इस तरह की संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, हमें सहयोग करना पड़ेगा और तभी आगे चल पाएंगे। केवल यहाँ पर हमने भाषण दे दिया, इससे काम नहीं होगा। हम तो लिखते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ तक की बात पहुँचाने की सोचते हैं वो करते भी हैं। मैंने सावित्रीबाई भाई का बात, उनकी बात की, जोशीमठ का आंदोलन जो अभी हुआ है, सब आपने सूचना सुनिए, वहाँ जाके अपना धरना, अपना घर बांट करके वहाँ धरना दे रहे हैं। वहाँ पंचेश्वर बांध बनना, उस पर इनकी चिंता देखो, वो इन्होंने किया। टेहरी बांध के लिए इन्होंने किया। तो तमाम लोग, हर आदमी कर रहा है, लेकिन करने की जो 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 दृष्टि है, उसमें जब तक जन भावना, जन चेतना पैदा नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये जो बच्चे हैं, इनको प्रोत्साहित कीजिए। ये भाषा, ये कुमाऊनी को बचाने के लिए, गढ़वाली को बचाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैंने तो दिल्ली सरकार से अनुरोध करके यहाँ मैथिली, गढ़वाली और कुमाऊनी एकेडमी भी बनवा ली, जो कुमाऊनी और गढ़वाली पढ़ाएगी, सिखाएगी। हम अपने बच्चों को सिखाएं। मेरी पीढ़ी ऐसी थी जो निकमी थी, हमने कुमाऊनी नहीं, मैं बापरे को बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन हमें अपने बच्चों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, रहन सहन से परिचय जरूर कराना चाहिए, उनको इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ।